और आयुषी है, कृष्णा है, अवंतिका है, और भी बहुत सारे बच्चे खतरनाक तरीके से क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए एक बार मुझे कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक इस स्तर पर चला जाता है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, और उसको उस स्तर पर लेके जाने के लिए आप लोग हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया लगा भाई मुझे आप सभी को यहां पर देखकर, काफी अच्छा अनुभव हो रहा है, आप सभी इस बारे में जानते हैं, और जिस हिसाब से आपकी कमेंट की गति है वो बता रही है कि आप कितने खुश हैं। चलिए, ओके ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। चलो स्टार्ट करें क्लास को बिना किसी दिक्कत के। बड़ा काम है, चलो। हाँ जी सर, क्लास क्लियर नहीं दिख रहा, कैसी बात कर रहे हो? इतना क्लियर तो आज तक नहीं दिखा होगा जितना आज दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब, आप बताइए कैसे हो? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आई एम कमिंग नाउ। तनिष कह रहा है कि मैं कमिंग नाउ। अबे क्या है तनिष, किस दिन समझदारी आएगी तनिष तुम में? कब समझदार बनोगे तुम? तुम्हारी जो है वो आपको यही कह के तो चिढ़ाती हैं कि तुम समझदार नहीं हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अब तुम फिर वही हरकत कर रहे हो, बताओ क्या करूं मैं तुम्हारा है? चलो खैर कोई बात नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर बात है 1897 की। 1897 में दो व्यक्ति आपको यहां देखने को मिल रहे थे। कौन? जस्टिस रैंड और आयस्ट। जस्टिस रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी किसने? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, जो चित्पावन ब्राह्मण थे। तो इसके आगे की हम कहानी देख रहे हैं। ठीक है, आगे बताओ फटाफट से। बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने जैसा कि आपको यहां पर बताया कि भाई दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने गोली मारकर हत्या कर दी जस्टिस रैंड और आयस्ट की। इस चीज को अगर देखा जाए तो भाई यहां पे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि बहुत सही हुआ। ठीक है, बहुत सही हुआ। ठीक है, चलो बात फटाफट से लिखते हैं, समझते हैं। एक कह रहा हमारी तो आज तक नहीं बनी, सो सैड। अबे सो गुड। ठीक है, यहां देख लो, अब सो सैड नहीं मानेगा कतई भी। तो समझना 1897 में जो यह हत्या हुई है, 1897 में जस्टिस रैंड की हत्या, जस्टिस रैंड तथा आयस्ट की हत्या, आयस्ट की हत्या कर दी गई है। किसके द्वारा? आयस्ट की हत्या बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के द्वारा कर दी गई। क्योंकि इन दोनों के द्वारा हत्या कर दी गई है, इस वजह से इन दोनों को ब्रिटिशर्स अधिकारी के द्वारा पकड़ लिया गया और फांसी की सजा इनको दी गई। लेकिन उससे पहले समझिएगा ये जो हत्या की गई है, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने इस चीज की सराहना की। बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा इन्होंने इस घटना की सराहना की तथा एक चीज और भी इन्होंने कहा था। ठीक है, एक चीज और भी इन्होंने कहा था, इस घटना की सराहना की तथा कहा कि यह ठीक उसी प्रकार है जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। ठीक उसी प्रकार है जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। अफजल खान की हत्या की थी। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा। तनु कह रही सर कल तो 1899 बताया था। बेटा कल का पेज है, चेंज भी नहीं हुआ, 1897 बता रखा है। कल का ही पेज है, अभी मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। फिर तुम गलत देखते हो, फिर गलत लिखते हो। 1897 कल भी लिख रखा था, आज भी लिख रखा है। कहां ध्यान है आपका पता नहीं। तनु शर्मा, अब जैसा मैंने यहां बताया, बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने इस घटना को इस चीज से कल्पना की। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे, ही कंपेयर्ड
he compared this murder या compared this incident to Shivaji killing Afzal Khan in 1659 जैसे 1659 में ना शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये बात वहां पर कही गई थी। ठीक है, चलो। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया, तो बताओ ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स कहेंगे कि ये आदमी तो भड़का रहा है। मतलब ये ठीक उसी प्रकार से होगा जब मान के चलिए आपके जो पिताश्री हैं वो आपके भाई में डांट लगा रहे हो। ठीक है, आपके पापा आपके भाई में डांट लगा रहे हो, अच्छा बाहर घूमने जाता है, ये करता वो करता, तो जो ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है वो नहीं है, और आप ऊपर से और कहते हो हाँ पापा परसों ही वहां भी देखा था, और वहां पता ना बाइक पे कौन बिठा रखी थी पीछे। खेल खराब। अब जहां आपके भाई में डांट लग रही थी, अब आपके पिताश्री आपके भाई पर हाथ छोड़ देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, उससे आपका समझ रहे, दिक्कत आई ना, दिक्कत हुई। अब हो क्या रहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने जब ऐसा स्टेटमेंट दिया तो सब लोग जो को लगने लगा कि भाई मर्डर करना सही है, आग में घी गिर दिया। एक तो ब्रिटिशर्स पहले से ही इस घटना की आलोचना कर रहे थे, ऊपर से इन्होंने मूड खराब कर दिया। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भी सजा दे डालेंगे। वो क्या करेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भी सजा दे डालेंगे, और यहां पर इनको भी सजा दे दी गई। ठीक है, हिंसा भड़काने प्लस देश विरोधी गतिविधि में 1.5 साल की सजा, देश विरोधी गतिविधि में 3 साल की सजा मिली थी, गतिविधि में 3 ईयर जेल, लेकिन वो 1.5 साल में ही पूरी हो गई थी। ठीक है, चलिए, लेकिन वो 1.5 साल में ही पूरी हो गई थी, बट कंप्लीटेड इन 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में ही पूरी हो गई। तो भाई ये कहां गए हैं, मांडले जेल में रहे थे। तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में रहे हैं, मांडले जेल। तो 1897 से लेकर 1898 के बीच में, या फिर आप मान लीजिए 1899 के बीच में, इतने वर्ष वो कहां रहे बाबू, जेल में रहे। मांडले कहां पे है, म्यांमार में। आज की डेट में जो म्यांमार है वहां पर मांडले जेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ, आज देखो एक बहुत चीता काम हुआ है। आज सचिन कुमार नाम का छात्र है, वो बता रहे हैं कि सर मैंने आज जो मेरे बराबर में एक महिला मित्र नहीं थी, महिला बैठी हुई थी, उसके पास एनटीपीसी के बैच थे, एक प्लेटफॉर्म के, मतलब एक प्लेटफॉर्म था, मतलब काफी फेमस प्लेटफॉर्म है, इतना वो नहीं है, काफी फेमस है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बड़ा फेमस है प्लेटफॉर्म है। उसके नोट्स उस लड़की के पास हिस्ट्री के नोट्स थे, तो सचिन नाम के छोरे ने अपने यहाँ के यानी मेरी क्लास के नोट्स उसका दिखा के इंप्रेस कर लिया उसे। वाह ये तुम कर क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये समझिएगा, इसको बहुत तगड़े तरीके से आप यहां पर लिख लीजिए, तगड़े तरीके से इसको आप यहां लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, जो आप ऐसे निकलेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो हाँ हाँ बेटा, 1.5 साल में कंप्लीट हो गई थी सजा। जी हाँ, 1.5 साल में कंप्लीट हो गई थी। एक बच्चा कहता है सर 6 साल की सजा मिली थी, तो मेरे बच्चे 6 साल की सजा यहां नहीं मिली थी, 6 साल की 1908 में मिली थी। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट इंसिडेंट, अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी की गिरफ्तार होने की वजह से जो गरम दल के लोग थे वो भड़क गए। इस वजह से गरम दल का राइज बहुत ज्यादा देखने को मिला। हमारा टॉपिक यहां पे क्या था, जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था गरम पंथियों का उदय किस वजह से हुआ, इनिशियल राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कैसे आया। तो यहां पर जिस तरीके से इनका अरेस्ट हुआ है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं था इसके पीछे, अरेस्ट के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था ही नहीं। ठीक है, और इसी वजह से आपको यहां देखने को मिल रहा है क्या भला, कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो अरेस्ट हुआ है उसकी वजह से जितने भी गरम दल के लोग थे वो भड़क गए। यहां तिलक साहब के अरेस्ट से, तिलक जी के अरेस्ट से, तिलक जी के
सजा होने के कारण, तिलक जी को 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 सजा होने के कारण गिरफ्तारी हो गई के कारण गरम दल भड़क गया, भड़क गया। ठीक है, गरम दल भड़क गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के, जब आप समझ जाएंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ वही तो, चल इन्हें नहीं पता है अभी। ठीक है, आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट क्या होता है? 1904 में आपको देखने को मिलता है। 1904 में एक और घटना समझना, 1904 में एक और क्लासी घटना आपको देखने को मिलेगी। वीडी सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत नाम की संस्था का निर्माण किया गया। अभिनव भारत नाम की संस्था का इनके द्वारा ही निर्माण किया गया, या फिर ये मानिए, वो तो मैं बाद में लिखता हूं, अब यहां पे समझ लीजिए। यहां इसी वजह से बेटा जो अब गरम दल है वो आ चुका है। अब गरम दल के बारे में समझिएगा कि गरम दल जो है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहता है गरम दल, गरम दल चाहता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे गरम दल क्या चाहता है, गरम दल का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह आपको समझना होगा। गरम दल का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ये एक स्लाइड है, सिर्फ एक स्लाइड आपको है नोट करनी है, इसके अलावा कोई स्लाइड नोट नहीं करनी है। बहुत आसान है, इसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, लिखना है ओके, आप लिख लीजिए फटाफट, इसको नोट करिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तिलक जी को सजा दे होने के कारण आप या फिर लिख सकते हैं द एक्सट्रीज्म। ठीक है, द एक्सट्रीज्म वॉज इन फ्लो बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का अरेस्ट होने की वजह से जो गरम दल है वो भड़क गया। देखो गरम दल के भड़कने के बहुत सारे कारण थे, मैंने बताया भी आपको कि एक कारण तो यह था कि इनका अरेस्ट हो गया, एक कारण यह था कि लोगों में रंगभेद की नीति चल रही थी, और एक बहुत बड़ा कारण यह था कि गरम दल भड़कने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो बंगाल का विभाजन है वो हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था। नोट हो गया? ठीक है, हो गया नोट। ठीक है, तो इसके बाद ही आप आगे समझेंगे। अब देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर का ऑब्जेक्टिव आपको यहां क्या देखने को मिला। मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों से बेहतर शासन ही चाहिए था। स्वराज की, अब इसमें मैंने यह भी बता दिया है कि स्वराज की सटीक परिभाषा, स्वतंत्रता की डिग्री अभी भी अस्पष्ट थी। इसको 1929 में क्लियर किया गया था। देखो इसको सिर्फ यहीं तक लिखना, इसके बाद वाले स्टेटमेंट को मत लिखना, इसका अभी कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझिए। और एक पॉइंट यहां पे लिख लेना, इस युग की शुरुआत, इस युग की शुरुआत, कौन से युग की शुरुआत? यानी गरम दल की शुरुआत, अर्थात इस युग यानी गरम दल, इस युग की अर्थात गरम दल की शुरुआत, इस युग की शुरुआत किससे होती है? 1905 के बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन प्लस 1906 मुस्लिम लीग के बनने के कारण मुख्य तौर पर हुई। 1906 मुस्लिम लीग बनने के कारण हुई, बनने के कारण हुई। तो इसका कहने का मतलब यह है कि द एक्सट्रीमिस्ट एरा राइज स्पेशली बिकॉज ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा राइज majorly because of these incident। तो बेटा इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट एरा राइज में आई है। अब एक्सट्रीमिस्ट एरा के जो काम है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एक्सट्रीमिस्ट एरा का ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए कि जो ये स्वशासन चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों से बेहतर शासन इन्हें करना था। अच्छा, ये वाली चीज आगे आएगी तो इसको हम आगे ही देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू शैलेश। इतना आप जब यहां लिख ले आप बता देना फिर मुझे। हालांकि ये बातें बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूर्ण स्वराज वाली या 1921 में हसरत मोहानी वाली डिमांड, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पर फिर भी बता रहा हूं ये आगे आएगी। आप केवल ये चीज लिख लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट एरा चाहती थी कि अंग्रेज भारत से चले जाएं, बस। फिर सीधा बता दो मुझे कि यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है, बात खत्म हो जाएगी।
सीधा बता दीजिए समझ में आई या नहीं। नोटेड। बहुत छोटी सी बात आपको यहां समझनी है, इसके बाद हम बात करते हैं। नोटेड नोटेड, ठीक है चलो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या हुआ था, इसके आगे आप समझिएगा कि गर्म दल के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, गर्म दल के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, यहां से अब हम गर्म दल के प्रमुख कार्य देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हुआ है कैसे हुआ है। अब हेडिंग डाल लीजिए, गर्म दल के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। गर्म दल द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एरा, इंपोर्टेंट वर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एरा, इंपोर्टेंट वर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एरा। एक्सट्रीमिस्ट एरा के जो इंपोर्टेंट वर्क हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर, बताइए। सबसे पहले देखना 1900, ये जो आपने एक नाम सुना होगा वीडी सावरकर, सुना है? कौन है जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना? हो ही नहीं सकता। वीडी सावरकर, पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऐसा हो ही नहीं सकता जो इनका नाम ना सुना हो आपने, विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर साहब का ना इन्होंने एक संस्था बनाई थी, अभिनव भारत। ठीक है, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, संस्था, और इनकी संस्था का नाम क्या था? अभिनव भारत। अभिनव भारत नाम की संस्था इन्होंने बनाई, ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नेम्ड एट अभिनव भारत। और इनकी अभिनव भारत संस्था में, ठीक है, एक कैंडिडेट कब बनाई थी? वैसे 1904 में बनाई थी। इसी संस्था में एक व्यक्ति हुआ करते थे अनंत कन्हारे, इसमें एक व्यक्ति हुआ करते थे दैट वाज अनंत कन्हारे। तगड़े ही आदमी थे, ठीक है, काफी तगड़े आदमी आपको यहां देखने को मिलते हैं, अनंत कन्हारे जी। ठीक है, इनको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना। अनंत कन्हारे इसी सोसाइटी के एक सदस्य हुए करते थे, इसी के सदस्य थे अनंत कन्हारे। तो अनंत कन्हारे क्या करते हैं? मेंबर थे इसके अनंत कन्हारे। अनंत कन्हारे क्या करते हैं? एक जज था जैक्सन नाम के जज की हत्या कर देता है। कौन? अनंत कन्हारे जी जैक्सन नाम के जो व्यक्ति थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो अनंत कन्हारे जी क्या करते हैं? जैक्सन नाम के जज की हत्या कर देते हैं। एक ब्रिटिश जज था जैक्सन, ब्रिटिश जज, जैक्सन की हत्या इन्होंने कर दी। तो जैक्सन वॉज किल्ड। जैक्सन ब्रिटिश एक था, जैक्सन वॉज किल्ड। गोली मार दी थी जैक्सन को। क्यों मार दी थी गोली? क्योंकि जैक्सन भारतीयों के खिलाफ जो निर्णय दे रहा था वो पूरी तरीके से गलत निर्णय दे रहा था। ऐसा कब किया इन्होंने? 1909 में ऐसा किया। 1909 की बात है। अब जैसे ही 1909 में इन्होंने ऐसा किया तो ये अरेस्ट हो गए, इनको दबोच लिया। यहां आ जा, कहां जा रहा है? ठीक है, चलो। तो इनको अरेस्ट कर दिया गया। इसके बाद अनंत कन्हारे 1909 में ही अरेस्ट किए गए। इसके बाद 1909 में अनंत कन्हारे अरेस्ट हुए। 1909 में अनंत कन्हारे अरेस्ट हुए। कन्हारे होते हैं बाबू अरेस्ट। अनंत कन्हारे होते हैं बाबू अरेस्ट। और जैसे अनंत कन्हारे यहां पर अरेस्ट हुए उसके तुरंत बाद क्या होता है बाबू? 1910 में उनको फांसी दे दी गई। 1910 में इनको फांसी दी गई।
और जैसे ही ये अरेस्ट भी हुए थे 1909 में, अरेस्ट होने के बाद इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया 1909 में। इन पर भी 1909 में इन पर भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया आरोप लगाया गया। इन पर भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। accused of sedition arrested in 1909 arrested in 1910। अक्यूज कब किया था? 1909 में अक्यूज किया, आरोप लगाए 1909 में, 1910 में अरेस्ट कर दिया। 1910 में अरेस्ट करके काला पानी की सजा, अरेस्ट यानी गिरफ्तार और काला पानी की सजा, गिरफ्तार करके काला पानी की सजा। काला पानी की सजा मतलब अंडमान निकोबार की जेल में इनको डाल दिया, जहां से भागा ही नहीं जा सकता, वहां से निकल पाना नामुमकिन है। 1910 में इनको अरेस्ट कर दिया गया है। बताइए, ये इंसिडेंट आप याद रखेंगे? जी हां, बोलेंगे तो नहीं इस इंसिडेंट को? सर इंग्लिश में, बेटा इंग्लिश में मेजरली जो चीजें हैं जो इंग्लिश में होनी चाहिए, पॉइंटर्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इसको नासिक षड्यंत्र भी बोलते हैं। जी हां, इसको नासिक षड्यंत्र भी बोलते हैं। चाहो तो नासिक षड्यंत्र भी लिख लेना, अनंत कनारे केस नासिक षड्यंत्र के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जब नोट हो जाए फटाफट बताओ। ठीक है, याद रखना। सिर्फ वापस नहीं आए, कभी आगे थे बाबू, वापस पहले इसमें याद रख लेना, वापस आगे थे, इनको याद रखना। इसको क्या, इसको नासिक कंस्पिरेसी भी बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज नासिक कंस्पिरेसी, जैसा मैंने अभी बोला, इसको आप नासिक कंस्पिरेसी भी बोल सकते हैं। नासिक कंस्पिरेसी प्रेसी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वो और दिख लेना, इसमें जज जैक्सन की जगह आईसीएस जैक्सन लिख लेना। जो जैक्सन थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी थे जैक्सन। आईसीएस जैक्सन, आईसीएस जैक्सन मतलब इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर जैक्सन। ठीक है, हिस्टोरियन थे, किताबें लिखी थी, और ये किताबों में लिखते थे कि जो हिंदू हैं वो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनका इतिहास कुछ नहीं है। तो भाई अनंत लक्ष्मण कहारे, पूरा नाम क्या है इनका? अनंत लक्ष्मण कहारे, ALK, अनंत लक्ष्मण कहारे, इन्होंने इनकी हत्या की। अनंत लक्ष्मण कहारे, कन्हारे कहां के रहने वाले थे? नासिक के रहने वाले थे। नासिक कांड है, ठीक है, दिसंबर के महीने में 1909 में इन्होंने हत्या कर दी जैक्सन की। ठीक है जी हाँ, काम डन, ओके जी। इसके बाद आप देखेंगे अगला केस है 1908 का। इसके बाद अगला केस है बाबू 1908 का। नेक्स्ट केस 1908। हेडिंग अभी हमारी वही चल रही है, गर्म दल के महत्वपूर्ण कार्य, गर्म दल संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, गर्म दल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, अभी वही चल रहा है टॉपिक। ठीक है, इंपोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एरा। बात आती है 1908 की। 1908 में एक और काम हो जाता है। 1908 में एक और काम हो जाता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी केस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी केस। ठीक है, 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस
प्लस प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की कंस्पिरेसी है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की कंस्पिरेसी है। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब यहां पर आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक बम फेंक देते हैं किंग्सफोर्ड नाम के एक जज के ऊपर। किंग्सफोर्ड नाम के जज के ऊपर बम फेंक देते हैं थ्रू बॉम्ब बैट। इन्होंने किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड जज पर, किंग्सफोर्ड जज पर थ्रू बॉम्ब एट, थ्रू बॉम्ब एट किंग्सफोर्ड जज। ये जा रहा था किंग्सफोर्ड जज, किंग्सफोर्ड जज इस पे बम फेंक मारा। क्यों फेंक दिया? मुजफ्फरपुर में जंगे हुए थे। मुजफ्फरपुर तो पता है ना, मुजफ्फरपुर, हां, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे और मुजफ्फरपुर में दंगों के अंदर ब्रिटिशर्स जिम्मेदार थे और उसकी जो खोजबीन करनी थी वो किंग्सफोर्ड को करनी थी। किंग्सफोर्ड ने ब्रिटिशर्स की साइड ली और उसी वजह से दोषी इसको ठहराया जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कहते हैं किंग्सफोर्ड की गलती है, हम उसको बदला लेंगे, इसके ऊपर बम फेंक मारेंगे, बात खत्म। बस फिर क्या था, किंग्सफोर्ड जो जज है, ये कौन है? किंग्सफोर्ड जो जज हैं ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर दंगों के जज हैं, दंगों के जज थे। जो मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी हुई थी, मुजफ्फरपुर, कहां पे? मुजफ्फरपुर दंगे, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर आपको देखने को मिलता है। मुजफ्फरपुर दंगों के केस हैं ये, बिहार मुजफ्फरपुर के केस हैं ये, तगड़े केस आपको देखने को मिलते हैं, वर्तमान में बिहार के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब ये बॉम्ब फेंका गया, सोचा तो था ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी है, किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी में जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से गाड़ी जा रही थी किंग्सफोर्ड की। तो इनको तो लगा कि इसमें किंग्सफोर्ड होगा, पर इसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड की बेटी, किंग्सफोर्ड की वाइफ और उसका बच्चा था, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई यहां पे, समझिएगा, परिचालक की डेथ हो गई। लेकिन इन द बॉम्ब ब्लास्ट, इन बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, his wife and daughter died, his wife and daughter died, daughter died, his wife and daughter died, वाइफ और डॉटर की यहां पर डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो लिख लेना, ठीक है। चलिए, यहां पर इसकी पत्नी, किंग्सफोर्ड की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, पत्नी व बच्चों की मृत्यु, वह बच्चों की मृत्यु, पत्नी व बच्चों की मृत्यु, पत्नी व बच्चों की मृत्यु यहां पर हो गई थी। मृत्यु बेटा आपको यहां देखने को मिली है, पत्नी व बच्चों की मृत्यु यहां देखने को मिलती है, ठीक है। मुजफ्फरपुरी तो लिखा है भाई, और क्या लिखा है? वाह, वही तो लिखा है। तो भाई यहां पे आपको, यहां पे इस प्रकार की कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस प्रकार की कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो, पूरा नाम क्या था जज का? किंग्सफोर्ड कैनेडी, किंग्सफोर्ड कैनेडी, क्या कलाकारी है, अरे ये तो है। पूरा नाम था इसका किंग्सफोर्ड कैनेडी, किंग्सफोर्ड कैनेडी, 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 पूरा नाम इसका किंग्सफोर्ड कैनेडी है, ठीक है। अब यहां पर यह समझना, इसी वजह से 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सो खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। दूसरी बात, इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को मतलब मार लिया था, ठीक है। चलिए, खुदीराम, जो प्रफुल्ल चाकी है, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर दिया था, कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड, सुसाइड। इनको फांसी दी गई 1908 में, हैंग्ड टिल डेथ, टिल डेथ। एक लेकिन जरूरी बात यह होगी यहां पर कि जब इनको फांसी दी गई है, जब इनको फांसी दी गई है, तो ये भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई है, सबसे युवा क्रांतिकारी हैं, ठीक है। चलो, फांसी की सजा प्राप्त करने वाले, फांसी की सजा प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले
सबसे युवा क्रांतिकारी, सबसे युवा क्रांतिकारी। तो सबसे युवा शहीद हमारे कौन है? खुदीराम बोस सबसे युवा शहीद है हमारे। ठीक है, अच्छा ठीक है, चल अब यहां पे आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। ये सारा मैटर चल रहा है यहां पे, ये पूरा मैटर यहां पर चल रहा है, ठीक है, ये पूरा मैटर यहां पर चल रहा है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है भला क्या, ठीक है, कि इसी की वजह से, इस पूरे सिनेरियो के वजह से ऐसा कहा जाता है कि यहां जो लोग भड़क रहे हैं उसके पीछे का रीजन है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली पत्रिकाएं। बाल गंगाधर तिलक मराठा व केसरी नाम की पत्रिका लिखते थे और उसके अंदर वो राष्ट्रवाद की बातें लिखते थे, नेशनलिज्म की बातें लिखते थे। तो भाई बात यहीं पर है, बात ये यहीं पर है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। 1908 में ही 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, तिलक जी को राष्ट्रवादी गतिविधि करने के कारण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 वर्ष की सजा, गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 वर्ष की सजा, 8 इयर्स सजा, 8 इयर्स का पनिशमेंट। तो 1906 से लेकर 1908 से लेके, ठीक है, 6 वर्ष की सजा, सॉरी 8 6 14, 8 6 14, ठीक है, 14 15 16, 6 इयर्स की सजा इनको दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, जी हाँ, ठीक है, थैंक यू विशाल। बेटा आर्ट एंड कल्चर की क्लास खत्म नहीं हुई है, सैटरडे में होंगी। इनकी एज पूछी जाती है कई बार कि इनकी एज कितनी थी खुदीराम बोस की, तो बेटा इनकी 16 से 18 के बीच में थी, 16 ईयर से 18 ईयर्स के बीच में थी। कुछ लोगों का कहना है 18 है, कुछ लोगों का कहना है 16 है। इसके पीछे का कारण समझ लीजिए, कहते हैं कि ब्रिटिशर्स, इनकी एज तो 16 ही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी पे लटकाने के लिए जबरदस्ती इनकी एज को 18 किया था। ठीक है, जी हाँ सर, आपने बोला था कि प्रैक्टिस कराओगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत तगड़ी चीज लेके आने वाला हूं, मतलब तगड़ी ही चीज लेके आने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको 2 दिन का और वेट करना होगा, उसके बाद वो तगड़ी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो, इनकी पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक जी की 2 पत्रिकाएं चली करती थी, मराठा और केसरी पत्रिका, मराठा और केसरी पत्रिका, मराठा और केसरी पत्रिका है, मराठा और केसरी। एक और मजे की बात कि जब ये जेल में थे तो इन्होंने जेल में एक किताब लिख डाली, जब ये जेल में थे तो इन्होंने जेल में एक किताब लिख डाली, इन्होंने जेल में किताब लिखी है गीता रहस्य, इन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी है, जेल में एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, और जो जेल में पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है उसका नाम क्या है? गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता रहस्य इन्होंने जेल में बैठकर लिखी है। रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने जेल में बैठकर लिखी है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? जी हाँ बेटा, नेक्स्ट इंसिडेंट अब आप देखेंगे कि 1909 में भारत के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, वो आप पॉलिटी में मुझसे पढ़ चुके हैं। वो इंसिडेंट क्या था कि भारत के अंदर एक एक्ट लेकर आया जाता है, जिस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं सर जी? 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट भारत में आया, लेकिन उसका कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, जो चीज बेटा मैंने अभी आपको बताई है, इसका डिजिटल नोट्स कुछ इस प्रकार से होगा।
इसका डिजिटल नोट कुछ इस प्रकार से होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा चित्पावन ब्राह्मण ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये सारी चीज आप देख सकते हो, सारी चीज मैंने एक बार में बता दी है। ठीक है, सारी चीज मैंने एक बार में बता दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी, ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी, और ये पूरा आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, खुदीराम का जो केस था, दिस वाज खुदीराम। ठीक है, शहीद खुदीराम है ये, शहीद खुदीराम, मार्टियर खुदीराम। ठीक है, चलो, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। मार्टियर खुदीराम है ये, आप सभी को मतलब इनके प्रति आपको वो सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो एक और केस आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है, वो मैं लिख के ही बताता हूं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट। तो एक और केस आपको देखने को मिला है, वो कब का है बाबू? जुलाई 1909 का, जुलाई 1909 का, जुलाई 1909, जुलाई 1909। एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कर्जन वाइली थे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्जन वाइली। कर्जन वाइली आपको देखने को मिलता है, कर्जन वाइली की हत्या, कर्जन वाइली को मदनलाल ढींगरा के द्वारा मार दिया जाता है। कर्जन वाइली की हत्या, कर्जन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा के द्वारा कर दी जाती है, मदनलाल ढींगरा द्वारा, मदनलाल ढींगरा के द्वारा कर दी जाती है, ढींगरा द्वारा कर दी जाती है। अब यह बड़ी बात है कि मदनलाल ढींगरा कौन थे, मदनलाल ढींगरा कौन थे? ये पढ़ने के लिए लंदन गए थे और लंदन में जाके इन्होंने कर्जन वाइली की पार्किंग लगा दी। तो यहां पर जैसे मैंने बताया, मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज, लंदन गए थे पढ़ने के लिए, वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज, वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज, स्टडीज, वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज, स्टडीज के लिए वहां पर गए थे। क्लियर? लेकिन वहां पर इन्होंने क्या काम किया कि 1909 में, इन्होंने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की, वाइली की हत्या की, हत्या की। लेकिन उसके पश्चात इनको भी 1910 में फांसी की सजा दी गई, लेकिन इनको भी 1910 में फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। 1909 में इनको भी फांसी की सजा दी गई, याद रखिएगा। ठीक है, 1909 में इनको भी फांसी की सजा दी गई, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से मदनलाल ढींगरा के बारे में आप नहीं बोलेंगे, घर में घुस के हाथ छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना, ये रहा। ठीक है, चलो, इनके बारे में आप यहां पर याद रख सकते हैं। मदनलाल ढींगरा, शॉट डेड कर्जन वाइली। ठीक है, असिस्टेंट थे किसके? कर्जन वाइली असिस्टेंट किसके थे? भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के असिस्टेंट थे। विलियम हडसन जो थे, उनके असिस्टेंट ये हुआ करते थे लंदन में। ढींगरा को सेंटेंस किया गया डेथ का 1909 में, और इंडिया हाउस में इनको सजा दे दी गई, मौत की सजा इनको सुनाई गई। मौत की सजा इनको 1909 में ही सुनाई गई थी। फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलिए सर, मौत की सजा 1900, मैंने 10 लिख दिया गया। ठीक है, कर्जन वाइली की जब हत्या करी है, उसी के बाद 1909 में ही इनको फांसी की सजा मिली है। एक ईयर मिसमैच हो गया था गलती से। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, आपने 1910 लिखा, फिर अरे भैया चेंज कर लो, 1909 में फांसी है, 1909 में। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, 1909 में फांसी है, आप ज्यादा काहे टेंशन वाले रहे हो। गुलशन, तुम्हारा नाम गुलशन कैसे पड़ा भाई? आपको फ्लावर ज्यादा पसंद है क्या? ठीक है,
हाँ जी, ढींगरा जी को मिला था सर। सीआईडी वालों ने सबकी ऐसी तैसी कर ये कह रहा है सर, सीआईडी वालों ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है, सबको फांसी देते हैं, क्योंकि बाबू एसीपी प्रद्युमन है, ठीक है, उनका मन है, उनका जो मन करे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला इंसिडेंट आपको क्या देखने को मिलता है। 1909 का आपको एक भारत के अंदर अधिनियम देखने को मिलता है जो हिंदू मुस्लिम विभाजन के ऊपर मोहर लगा देगा। ठीक है, अब एक विभाजन आपको देखने को मिलता है 1910 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1910 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये कब का है बेटा? 1910 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हालांकि ये मैंने बेटा पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, हालांकि ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो बाबू जो मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, इसके अंदर सबसे पहले आप समझिएगा ये 1909 में हुआ था। इसको इंडिया काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, इसको इंडिया काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसमें ये वाला जो है इसका नाम है मॉर्ले और इसका नाम है मिंटो। मॉर्ले और मिंटो। मॉर्ले कौन है जी? ये है सर भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव है ये। और मिंटो कौन है मेरे भाई? मिंटू, मिंटू भाई हैं जी, कति गच आदमी है मिंटू हर, मिंटू हर है वायसराय, वायसराय। तो मिंटू हर तो वायसराय हैं, ठीक है। और भारत राज्य सचिव कौन है? मॉर्ले भाई। मॉर्ले और मिंटो आपको दो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मॉर्ले और मिंटो आपको दो देखने को मिल जाते हैं। 1909 की बात है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है सर जी। दूसरी बात, क्योंकि ये मॉर्ले मिंटो सुधार है, क्योंकि ये मॉर्ले मिंटो सुधार है, इसमें पहला काम किया गया था सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत, पंचायत, हिंदू मुस्लिम में विभाजन, इसको बोलते हैं कम्युनल सेपरेशन, कम्युनल सेपरेशन, सेपरेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर जी। दूसरी बात बच्चे, इसमें आपको ये चीज भी देखने को मिलती है कम्युनल सेपरेशन के अलावा कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। हिंदू और मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल, अलग अलग निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, मंडल बनाए गए, सेपरेट इलेक्टोरल्स बनाए गए, सेपरेट इलेक्टोरल्स बनाए गए, टोरल्स बनाए गए, सेपरेट इलेक्टोरल्स बनाए गए। प्लस बच्चे इसी में एक बात याद रखना कि यह पाकिस्तान निर्माण की पहली कील थी, यह पाकिस्तान निर्माण की पहली कील थी, कहा जाता है निर्माण की पहली कील थी, पहली कील थी, फर्स्ट नील ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट नील फॉर पाकिस्तान, फर्स्ट नील फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान निर्माण की पहली कील थी, यहीं से पाकिस्तान एक्चुअल एग्जैक्टली यहां पे शुरू हुआ था, ठीक है। चलो, इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चलिए इसमें एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, जैसे मॉर्ले मिंटो एक्ट था कि इसमें हिंदू दल में अलग नेता चुना गए, हिंदू कार्यकारी अधिकारी अलग चुने गए, हिंदू कार्यकारी अधिकारी, इसमें हिंदू एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो चुने गए के.सी. गुप्ता, और जो मुस्लिम चुने गए, मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम कार्यकारी अधिकारी वो सैयद हुसैन, मुस्लिम कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी कौन चुने गए? दैट वाज सैयद हुसैन, वो सैयद हुसैन चुने गए थे। तो ये दो लोग यहां पर चुने गए, ठीक है, क्लियर है, याद रखना जी, हाँ ठीक है। चलो, इसके आगे आप ये भी समझ लेना इसके अंदर कि जो वायसरॉय है, वायसरॉय, ठीक है, मिंटो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, मिंटो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, वी आर सोइंग द टीथ ऑफ स्नेक एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी डेंजरस। इन्होंने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। इन्होंने क्या कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा, परिणाम भीषण होगा, भीषण होगा। We are sowing the teeth of snake and its consequences will be very dangerous.
Suing the teeth of a snake. Suing the teeth of a snake. टीथ, टीथ होगा, टीथ्स नहीं होगा, टीथ होगा, टीथ्स नहीं होता, टीथ का प्लूरल नहीं होता, ये खुद ही प्लूरल होता है. Suing the teeth of snake. Suing the teeth of snake. Its consequences will be dangerous. Dangerous. Consequences dangerous होंगे. समझे कि नहीं? बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, याद रखना. ठीक है, चलिए. सर टीथ का प्लूरल टूथ होता है. बेटा वही टूथ मैं तुम्हारे तोड़ दूंगा विशाल. टूथ जो होता है वो सिंगुलर होता है, टीथ खुद प्लूरल है. ठीक है, ये पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अपन पढ़ाए हुए हैं पहले ही. अब इसमें समझना, इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट है बाबू आपका दिल्ली दरबार. दिल्ली दरबार इसके बाद आपका नेक्स्ट इंसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली दरबार. अरे क्या कर दिया मैंने. इसके बाद दिल्ली दरबार देखिए. इसके बाद लगता है बाबू दिल्ली दरबार. दिल्ली दरबार के बारे में लास्ट हेडिंग बना दे रहे हैं, आप आराम से इसको नोट कर लेना. और कल इससे आगे हम बढ़ेंगे. कल हम देखेंगे दिल्ली कंस्पिरेसी. कल दिल्ली कंस्पिरेसी केस हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में कराया गया था 1911 में. किस समिति ने कहा था कि अरुणडेल समिति की सिफारिशों पर यह भारत में आए. कलकत्ता को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था. जो कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट किया गया था. किसको? देश की राजधानी को. देश की राजधानी को, देश की राजधानी को, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था. कब? 1912 में यह हो पाया. इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया. और यही जो दिल्ली दरबार है यह 12 दिसंबर 1911 में लगा था, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के आने पर. अब जब ये आए थे तो यहां पर दो काम आपको और देखने को मिलते हैं. ठीक है, यहां दो काम आपको और देखने को मिलते हैं. पहला काम तो बेटा ये था, पहला काम और दूसरा काम. पहला काम, कलकत्ता में जब ये गए, कलकत्ता में जब ये गए तो यहां क्या हुआ बताइए. और जब जयपुर ये गए तो यहां क्या हुआ बताइए. जयपुर गए तब क्या हुआ. जयपुर गए तब क्या हुआ. इन्होंने भारत में प्रवेश बॉम्बे से लिया था. भारत में प्रवेश बॉम्बे से लिया था. कहां से लिया था बेटा? भारत में प्रवेश बॉम्बे से लिया था, बॉम्बे से. तो जब इन्होंने भारत में बॉम्बे से प्रवेश लिया तो जब इन्होंने एंट्री की थी ना वहां पे, जहां बॉम्बे से एंट्री की थी, तो उस स्थान को एक नाम दिया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया. जब ये बॉम्बे से भारत के अंदर इन्होंने एंट्री की थी तो यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया. गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया. वो इन्हीं के स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया. कहां पे है गेटवे ऑफ इंडिया? बॉम्बे के अंदर है. दूसरा, जब ये आए थे तो भारत के अंदर हॉर्डिंगे नाम का व्यक्ति था. हॉर्डिंगे नाम का व्यक्ति भारत का वायसरॉय था. इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? उसका नाम हॉर्डिंगे. हॉर्डिंग सेकंड. हॉर्डिंग सेकंड. ठीक है, तो इसको हार्डिंग बोला जाता है हिंदी में. हार्डिंग द्वितीय था जब ये भारत में आए थे. इस समय वायसरॉय कौन था? ये था. ठीक है, इनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया. कलकत्ता में जब ये गए तो वहां पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया. जब ये जयपुर गए तो जयपुर में जाने के पश्चात यहां पिंक सिटी बनाया गया. जयपुर का नाम पिंक सिटी कैसे पड़ा? क्योंकि जब जयपुर सजा हुआ था ना, बड़े एकदम चीता तरीके से सजा रखा था, तो कोई ने कहा, ओ वाओ, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक सिटी. I hope the decoration having the pink color more. We should have to name it Pink City. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जयपुर जो है ये तो बड़ा गुलाबी हो रखा है, तो मैं तो न्यू कहूं कि ई का नाम ना हम जयपुर ही रखे दे हैं, मतलब गुलाबी सिटी रख देंगे ई का नाम.
तो मतलब अगर ये हरियाणवी होती तो ऐसे बोलती, बट ये तो ब्रिटिश थी, तो ही बेसिकली सेड दैट कि दिस सिटी इज वेरी लुकिंग लाइक अ पिंक, सो वी शुड हैव टू नेम इट पिंक सिटी। व्हाट यू से मिस्टर जॉर्ज? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जैसा आप कहें। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। हाँ, पर ये हरियाणवी होती तो इसी तरीके से बोलती, जैसे मैंने इब्बे आपको बताया था। तो ये इस प्रकार से करके जयपुर जब ये गए थे, तब इसके अंदर पिंक कलर बहुत अधिक यूज था। पिंक सिटी नामकरण यही हुआ था, पिंक सिटी नामकरण यही हुआ था। ठीक है, वैसे जयपुर बना कब था? 1627 और 28 के मध्य जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, जो कि कछवाहा शासक थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है जी। और जब ये कलकत्ता गए थे तो यहां पर आप समझना, कलकत्ता का सेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन? किसका? कांग्रेस का। तो यहां पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, राष्ट्रगान गाया गया था। जनगण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, वो पहली बार यहां गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, बाई रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि मिली है ना, नाइटहुड की उपाधि, वो भी क्वीन मैरी के कहने पर ही मिली है। ठीक है, चलिए। हाँ, इन्हें गेरुए रंग का इंग्लिश नहीं पता था, इसलिए इन्होंने पिंक बोल दिया। ठीक है, चलिए। सर इंडिया गेट, बेटा इंडिया गेट बना ही नहीं था इस टाइम, इंडिया गेट बना ही नहीं था, ये गेटवे ऑफ इंडिया था। इंडिया गेट बना है 1919 में, 20 में स्टार्टिंग हुई है उसकी इंडिया गेट बनने की, था ही नहीं तब इंडिया गेट। ठीक है, चलो, क्या आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और भाई एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो किंग्स ऑफ इंडिया नाम की हमारी सीरीज थी, किंग्स ऑफ इंडिया नाम की हमारी सीरीज थी, उसके आज अंतिम व्यक्तित्व आने वाले हैं, और वो आ चुके हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं तो वो आ चुके हैं। तगड़े तरीके से उनको अपना पूरा मतलब बताइए कि कैसी आपकी ये पूरी सीरीज रही, और इस सीरीज के जो भी राजा आपको जरूरी लगे हैं, अच्छे लगे, आज उनमें से कोई भी राजा आप शेयर कर दीजिए, जाइए कमेंट जरूर कीजिएगा। इस सीरीज को आज कंप्लीट किया गया है, तो आप जरूर बताइए कि कैसी आपकी सीरीज रही, कैसा लगा पूरी सीरीज के दौरान। अगर देखो सारे राजा तो कवर नहीं हो पाए, लेकिन दोबारा इस सीरीज को रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक समय के बाद, तो इसके अंदर जो राजा बचे हुए उनको भी हम नेक्स्ट सीरीज में ऐड करेंगे। लेकिन आज इस सीरीज के जो पूर्ण हम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, इस सीरीज को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो अंतिम राजा आज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसको कृपया करके नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। और दिल्ली दरबार से जो अगली घटना अब हम पढ़ रहे होंगे, उसमें आप देखिएगा अगली घटना होगी आपका कौन सा? द दिल्ली कंस्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र। ठीक है, चलो, समझ में आई बात? कैसी रही आज की क्लास, बता दीजिए। मजो आयो कति? हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, वो चलती रहेगी बेटा, मेड इन भारत तो, मेड इन भारत तो चलती रहेगी, वो तो नहीं रुकने वाली, मेड इन भारत तो एक तरफा चलेगी। ठीक है, चलो, तो कृपया करके इसको नोट कर देना बेटा, और अच्छे से आप आपसे मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे से पढ़िए।